हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और हमने पिछली वीडियो में आपको 81 क्वेश्चन तक करवा दी थी और आगे हम कर रहे हैं आज शुरुआत 82 नंबर क्वेश्चन से। चलते हैं, देखते हैं। लोंजाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है, उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है बताना है, तो ये हो जाएगा अत्यधिक शब्दांडमर। तो ये वाले जो हैं वो इन्होंने अवरोधक तत्व बताए हैं उदात्त के स्रोत में, तो ये हो जाएंगे सारे उनके उदात्त के स्रोत में सम्मिलित हैं। भावावेश की तीव्रता, गरिमा में रचना विधान और समुचित अलंकार योजना, यानी समुचित अलंकार योजना आएगा, न केवल अकेला अलंकार योजना। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, नहीं सम्मिलित है। तो इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे हमने पहले किए थे कि लोंजाइनस के उदात्त स्रोत में कौन से शामिल है, 5 तत्व है वो देखते हैं। सबसे पहले महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, भावों की प्रबलता और अलंकारों जैसे कि विचार अलंकार और शब्द अलंकार का समुचित प्रयोग। भव्य पद्य योजना जिसमें शब्द चयन, बिंब विधान और शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत है। और आगे है 5वां है रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। यानी कि सारे जो इन्होंने सम्मिलित किए हैं उदात्त के स्रोत में वो सारे पॉजिटिव्स हैं। सारे के सारे जो हमारे उस काव्य के उदात्त तत्व हैं वो सारे हमारे काव्य को उच्चता की ओर लेके जाने वाले हैं। और जो उदात्त के स्रोत में शामिल नहीं है या फिर अवरोधक तत्व बताए हैं वो इनके क्या हैं, शब्दाडंबर और बालिशता, भावाडंबर, ये हो जाएंगे इनके जो अवरोधक तत्व हैं वो हो जाएंगे। आगे देखते हैं 83 नंबर प्रश्न है। लोंजाइनस की उदात्त संबंधी मान्यता अनुसार असंगत कथन है, असंगत कथन बताना है, तो ए हो जाएगा। यानी विषय को इन्होंने साधन नहीं, साध्य नहीं कहा है। तो ये सारे जो है वो पॉजिटिव वर्ड्स हैं। प्राचीन काव्य अनुकूलन आवश्यक है और विशद बिंबों की योजना उपादेय है और विषय का विस्तार उपयोग होना आवश्यक है, ये हो जाएंगे ठीक। लेकिन ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें एक बार देख लें डिटेल में। लोंजाइनस ने उदात्त को परिभाषित करते हुए लिखा है कि उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट है। लोंजाइनस ने उदात्त की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सबसे अधिक महत्व दिया है। लोंजाइनस के अनुसार उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं बल्कि सम्मोहन या लोकोत्तर आह्लाद है। यानी अनुनयन प्रक्रिया नहीं है बल्कि सम्मोहन या लोकोत्तर आह्लाद है। यहाँ प्लेटो और अरस्तु ने उपदेशात्मकता और आनंद को काव्य तथा कला का मूल माना है। यानी उन्होंने आनंद को काव्य का कला का मूल माना है और लोंजाइनस ने आनंदानुभूति को काव्य तथा कला का मूल और उद्देश्य माना है। ध्यान रखना है कि लोंजाइनस ने आनंदानुभूति को ही ज़्यादा प्रश्रय दिया है। आगे चलते हैं। क्रोंचे की मान्यता नहीं है, क्रोंचे की मान्यता पूछी है, तो इसमें से ए ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है, ये गलत हो जाएगा। तो ये सारे पढ़ लेते हैं एक बार। स्वयं प्रकाश ज्ञान भौतिक ज्ञान से स्वतंत्र व स्वायत्त होता है। यानी स्वयं का प्रकाश ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र अलग अलग होते हैं। अभिव्यंजना ज्ञान रूप है और काव्य प्रकाशन कर्म रूप है। यानी काव्य प्रकाशन कर्म रूप बताया है और अभिव्यंजना है वो ज्ञान रूप है। कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया इन्होंने मानी है क्योंकि ये क्या है, आत्मवादी हैं और प्रत्ययवादी कवि हैं। आगे देखते हैं। इसमें बताया है कि क्रोंचे का जन्म है वो 1866 का है और इटली में हुआ था और इनकी रचनाएं हैं एस्थेटिक, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक 1902 से 1920 है और डिफेंस एंड पोएट 1933 की है। और क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है वो सहानुभूति अभिव्यंजना पर आधारित है, जो उनके अनुसार चेतना की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्रोंचे का महत्व है कि सहानुभूति से ही व्यक्ति को यथार्थ का ज्ञान होता है। इन्होंने क्या माना है, सहानुभूति को ज़्यादा उनकी सहानुभूति से ही क्या मानना है इन्होंने, दोनों को व्यक्ति का यथार्थ का ज्ञान होता है, ये बताया है। क्रोंचे के व्यंजनावाद में मुख्य विशेषताएं बताई है, एक बार देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि अंत्यप्रज्ञा और अभिव्यंजना और कला इन तीनों में अवैध संबंध है, यानी कि बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। अभिव्यंजना है वो क्या है, आत्मिक क्रिया है। प्रत्येक अंत्य प्रज्ञा कला है और
प्रत्येक कला है वो अंतःप्रज्ञा, यानी दोनों आपस में एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। कला वस्तु में नहीं बल्कि वस्तु द्वारा व्यक्ति के रूप में होती है, यानी कला को इन्होंने क्या माना है कि पदार्थ के अंदर नहीं माना, बल्कि जो उनको व्यक्ति दी जाती है वस्तु के द्वारा, उनके अंदर कला को माना है। कला आंतरिक होने के साथ ही अखंड भी है, ध्यान रखने इन बातों को। आगे देखते क्रोचे के संबंध में असंगत कथन है, असंगत बताना है तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्रोचे का विव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर ही नहीं होता बल्कि सभी ललित कलाओं में भी समान महत्व रखता है, यानी कि सभी कलाओं के लिए ही सब पे समान रूप से लागू होता है। क्रोचे की पुस्तक का शीर्षक क्या है? एस्थेटिक, ये हमने पढ़ी भी थी। 2 पुस्तक कहेंगी, एक न्यू एसेज ऑफ एस्थेटिक है और एक अकेली एस्थेटिक है। क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थी। आगे चलते हैं। और आत्मवादी और प्रत्ययवादी एक और भी हैं जो स्टार्टिंग में ही पाश्चात्य के कवि हैं, तो वो भी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं। क्रोचे ने आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं माननी हैं, जो कि कौन सी हैं? सिद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक या इच्छा ज्ञान। सिद्धांतिक ज्ञान के अंदर क्या आ जाएगी? अंतःप्रज्ञा और तर्कात्मक। लेकिन व्यवहारिक में क्या हो जाएगी? आर्थिक और नैतिक क्रियाएं, ये हो जाएगी व्यवहारिक में। अभिव्यंजना के संदर्भ में क्रोचे अंतःप्रज्ञा को क्या मानते हैं? महत्वपूर्ण मानते हैं। ये ध्यान रखना है कि क्रोचे है किसको मानते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण? अंतःप्रज्ञा को मानते हैं। कला को वह अंतःप्रज्ञा के व्यक्ति ही मानते हैं। और क्रोचे के एस्थेटिक के 2 घटक बताए हैं, जिसके अंदर सबसे पहली भाग है उसमें सौंदर्य का सैद्धांतिक विवेचन है और दूसरे के अंदर सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, क्रोचे के अनुसार कला का सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। क्रोचे का बताया कि कला की सृजन प्रक्रिया से कौन सा चरण नहीं मानते हैं। इसमें देखते हैं। देखते हैं कि इसमें क्रोचे के अनुसार कला सृजन से जुड़ा अनिवार्य चरण कौन सा नहीं है कि मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण है, वो क्रोचे का क्या है? कला सृजन में नहीं जुड़ा है। मानव अभिव्यंजना की भौतिक स्तर पर कला, यानी कि मनुष्य जो भौतिक स्तर पर कला करता है उसका रूप में अवतरण जब करता है तो वो क्या मानना है इन्होंने? कला सृजन से जुड़ा हुआ नहीं मानना। भौतिक स्तर पर जो कार्य करता है उनको उन्होंने क्या किस में नहीं माना? कला सृजन की प्रक्रिया में नहीं माना, यानी कला में उन्होंने भौतिक को क्या नहीं दी है? जगह नहीं दी है। क्रोचे कला का कोई भी प्रयोजन स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि कला है वो सिर्फ किसके लिए होती है? कला के लिए ही होती है। कला के निम्न चरण माने इन्होंने संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्य मूलक आनंद और सौंदर्य की ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतरण। आगे देखते हैं। क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। क्रोचे का कहना है कि कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरावृत्ति होती है तथा कलाकार है वो सौंदर्य का भागी होता है। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम मानना है, यानी कि क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है उसको किस भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांत के पास में मानना है? रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से पूछते हैं इन्होंने, तो ये हो जाएगा वक्रोक्ति। और वक्रोक्ति को सबसे पहला अलंकार किसने स्वीकार किया है वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं, इसमें डिटेल पढ़ लेते हैं। यानी कि इन्होंने वक्रोक्ति सिद्धांत के निकटतम मानना है क्रोचे के व्यंजनावाद को। और आगे है हिंदी में भी व्यंजनावाद का सर्वप्रथम उल्लेख है वो रामचंद्र शुक्ल ने किया है। और इन्होंने कहा है कि क्रोचे का व्यंजनावाद है वो भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है। यानी इन्होंने कहा है कि भारत के अंदर जो वक्रोक्ति सिद्धांत है वो क्रोचे के व्यंजनावाद का एक विलायती रूप है। अभिव्यंजना की चर्चा करते समय इसे प्राय भारतीय आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत से जोड़कर देखा है और दोनों सिद्धांतों में क्या है? साम्यता भी दिखाई देती है। ये मानना है रामचंद्र शुक्ल का।
दोनों में ही कल्पना और विवेंजना को क्या प्रधानता दी गई है, और क्रौंचे और कुंतक दोनों ही विवेंजना के वर्गीकरण के विरुद्ध हैं। अपने तरीके से वक्रोक्ति सिद्धांत भी कलावादी है, किंतु दोनों सिद्धांतों में साम्य यहीं तक है, यानी कि दोनों ही कलावादी है, यहीं तक उन्होंने क्या माना है कि एक जैसे हैं। लेकिन आगे बताता है कि गहराई में आकर अगर देखा जाए तो दोनों सिद्धांतों के उद्देश्य है वो जीवन दृष्टि पूरी तरह से भिन्न है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल यही तक मानते हैं कि दोनों ही एक जैसे हैं। आगे देखते हैं 88 क्वेश्चन है। कोलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन है। कोलरिज की दृष्टि में कहा है कि कल्पना के बारे में, कल्पना का सिद्धांत दिया है इन्होंने कि कल्पना के बारे में क्या असंगत कथन होंगे, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। लेकिन जो सही है वो पढ़ लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वे कल्पना को ईश्वर शक्ति मानते हैं, यानी कि ये कल्पना को क्या मानते हैं, ईश्वर की शक्ति मानते हैं। और कल्पना में समन्वय का विशेष महत्व है। और आगे दिया है कि कविता में एक सामंजस्य कल्पना के माध्यम से ही घटित होता है। इन्होंने कल्पना को महत्वपूर्णता दी है और उसको ही क्या माना है, ईश्वरीय दिन माना है। और फिर उसी को क्या कहा है कि कविता के अंदर कल्पना का महत्व है वो सामंजस्य या समन्वय के कारण होता है। आगे चलते हैं, इनकी डिटेल में देखते हैं कि इनकी रचनाएं कौन सी हैं। पहले देखते हैं कि कोलरिज का इनका पूरा नाम क्या है, सैमुअल टेलर कोलरिज। उनका जन्म कब हुआ है, 1772 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। और द फ्रेंड, चर्च एंड स्टेट, इट्स रिफ्लेक्शन, कन्फेज ऑफ एंड एक्वायरिंग स्पिरिट्स, ये क्या है इनकी रचनाएं हैं। और कोलरिज ने कल्पना और ललित कल्पना को क्या दी है, निम्न अंतर माना है। इन्होंने अंतर बताए हैं, दोनों को क्या है महत्वपूर्ण माना है, लेकिन उन्होंने अंतर दोनों में अलग अलग बताए हैं। तो इसमें देखते हैं कि कल्पना और ललित कल्पना, यानी रम्य कल्पना ललित कल्पना है, वो दोनों में उन्होंने अंतर बताए हैं। तो ये देखते हैं एक बार। यह बिंबों को विगलित कर नए रूप में परिवर्तित करती है। कोलरिज का मानना है कि अकेली जो कल्पना है वो क्या करती है, बिंब जो होते हैं हमारे मूर्त रूप जो देते हैं हम उनको, वो क्या करते हैं, वो उनको अलग अलग तरह से निकाल के या फिर उनको नए रूप में क्या करते हैं, बताते हैं। लेकिन ललित कल्पना है वो बिंबों को सिर्फ आसपास रखती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करती। कल्पना के अंदर क्या है कि बिंबों का हम नए रूप में परिवर्तन करके उनको कविता के अंदर प्रयोग करते हैं, लेकिन ललित कल्पना में उनको ऐसा नहीं किया जाता। आगे देखते हैं, यह जैव कार्य पद्धति पर आधारित है, यानी जीवन की पद्धति पर आधारित है। लेकिन यह क्या है, यांत्रिक कार्य, यानी मशीनों से करते हैं ना, वो यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक कार्य पद्धति पर आधारित है। यह प्रतीका की उपज है और यह क्या है, प्रज्ञा की उपज है, यानी ज्ञान की उपज है। और ये क्या है, प्रतिभा की उपज है। कल्पना है वो अंतः प्रेरणा प्रत्यक्ष आदि से सामग्री ग्रहण करती है, यानी सामने कुछ भी है और उसको हम खुद की प्रेरणा से उसको क्या करते हैं, हम नया रूप देते हैं। लेकिन ये क्या है, स्मृति से सामग्री ग्रहण करती है। ललित कल्पना है वो क्या करते हैं, हमारी स्मृति से ही अपनी क्या है, उपज करती है। और अब जो ये मैंने पॉइंट लिखा है वो है 2023 का यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। आप अगर नहीं मानते हैं तो आप एक बार जा कर के यूजीसी नेट का फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे, उसी में ही ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तभी मैंने यहाँ पे उतारे थे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और ये दिया है कि इसमें जो कल्पना है वो प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है, यानी जो अकेली कल्पना है वो हम किसी अपनी समझ से या खुद की अंतः प्रेरणा से ही सामग्री संचय करेंगे कल्पना के लिए। लेकिन अंत जो ललित कल्पना है वो स्मृति पर आधारित है। बस कुल मिला के सिर्फ एक ही इसके अंदर बात निकल के आती है कि कल्पना है वो सिर्फ हमारे जो अंत की सोच होती है या फिर अवधारणा है या फिर हमारी समझ है उस पे ही डिपेंड है, उसी से ही हम क्या करते हैं, कविता तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो ललित कल्पना है वो क्या होती है, वो क्या है, हमारी स्मृति पर, ठीक है, जो हमारी यादें हैं, संस्मरण है, उसी के हिसाब से ही क्या करते हैं, ललित कल्पना तैयार होती हैं। आगे देखते हैं, आगे है बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है। बायोग्राफिया लिटरेरिया के पता है कि फेमस इनकी बुक है, ये हो जाएंगे
कोलरिज। आगे देख लेते हैं कोलरिज क्या है, प्रत्ययवादी है। और क्रोंचे भी पीछे हमने क्या पढ़े हैं, दार्शनिक कवि थे, तो वो भी क्या थे, प्रत्ययवादी और आत्मवादी। उनकी काव्य संबंधी धारणा क्या है, जैववादी सिद्धांत उन्होंने क्या माना है, और कल्पना को भी जैव सिद्धांत पर आधारित माना है। कोलरिज ने कल्पना के संबंध में लिखा है कि इसमें संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विसंवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है, और फैंसी के लिए रम्य कल्पना और ललित कल्पना सबका प्रयोग होता है। यानी अकेली जो कल्पना है उसको हम क्या बोल सकते हैं, नहीं, अकेली जो कल्पना ललित कल्पना है उसको हम क्या बोल सकते हैं, रम्य कल्पना। यानी हम उसके लिए कोई सुंदरता ग्रहण करवाते हैं, ठीक है। तो स्मृति पर आधारित होती है तो इसको क्या बोलते हैं, रम्य कल्पना या ललित कल्पना। तथा इमेजिनेशन जो भी हम खुद की इमेजिनेशन करते हैं वो क्या होता है, कल्पना का रूप प्रचलित है। आगे देखते हैं, इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतों का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह मान्यता किसकी है, तो इसमें आ जाएगा टी.एस. एलियट। और टी.एस. एलियट का अगर हमने पीछे देखा तो 1888 क्या है, इसका जन्मदिन है। और इसमें भी देख लेते हैं आगे, 1888 इनका जन्म है, ये देख लिया है यहाँ पे। और अमेरिका में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और इनको क्या है, इनकी कृति है द वेस्टलैंड, कृति के लिए 1948 में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। और एलियट ने परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा नामक लेख में निम्नलिखित बात कही है। परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा है इनका लेख है, इसमें निम्नलिखित बातें कही हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले, प्रत्येक राष्ट्र की प्रत्येक प्रजाति की अपनी सृजनात्मक मनोवृत्ति के साथ ही आलोचनात्मक मनोवृत्ति भी होती है। यानी सृजन मनोवृत्ति के साथ साथ में अपने खुद के राष्ट्र की, अपनी प्रजाति की क्या होती है, आलोचनात्मक मनोवृत्ति होती है। इसमें देखते हैं आगे, इसमें है सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यक्तिक प्रज्ञा परंपरा से असंबंध निरपेक्ष या विच्छिन्न नहीं है, यानी परंपरा से ही उन्होंने संबंध मानना है इनका। इतिहास बोध का अर्थ है अतीत के अस्तित्व का नहीं, उसके वर्तमान का भी अवगम, यानी साथ में अतीत के साथ में उन्होंने वर्तमान को भी इम्पोर्टेंट मानना है। कवि को अतीत का अर्थात परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, परंतु ज्ञान भार से आक्रांत नहीं होना चाहिए, ये भी इन्होंने मानना है। आगे देखते हैं, टी.एस. एलियट का मत नहीं है। टी.एस. एलियट का पूछा है, मत नहीं है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। और ठीक जो मान्य है इन्होंने वो देख लेते हैं, कला की जैविक सत्ता होती है, यानी जैविक सत्ता ही सबने मानी है। कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है। काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होती है, यानी दोनों की संवेदना है वो अलग अलग होती है। इसमें पढ़ लेते हैं, कला का संवेग व्यक्तिक होता है, ये क्या है, गलत हो जाएगा। और आलोचना का मूल आधार लेख है वो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, यानी परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा और दी सीक्रेट वुड है किसके अंदर संकलित है, यानी जो लेख है वो दी सीक्रेट वुड है उसके अंदर इनका संकलित है। एलियट के अनुसार कला व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं बल्कि उससे पलायन, इंपॉर्टेंट कथन है ये, और ये पूछा भी जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि लेखक और कवि का व्यक्तित्व एक उत्प्रेरक की तरह होता है, जो रचना को प्रभावित तो करता है पर उसमें दिखाई नहीं देता। एलियट ने कला को दूर से देखी जाने वाले वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है, और एलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत स्वच्छंदतावादियों के काव्य सिद्धांत के विपरीत है, यानी निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है वो स्वच्छंदतावादी है, उनके सिद्धांत के बिल्कुल उल्टा है। एलियट ने दावा किया कि स्वच्छंदतावादियों की रचना प्रक्रिया भावों की व्यक्ति नहीं बल्कि उनका दमन करती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस कथन से एलियट है वो सहमत नहीं है, तो ये हो जाएगा ए, परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि परंपरा के अंदर अतीत के प्रति विद्रोह संभव है, ये गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन देख लेते हैं, सी देख लेते हैं,
परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को यह जानकारी हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए, यानी पीछे की परंपरा के हिसाब से साहित्यकार ये जान पाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। परंपरा के ज्ञान से ज्ञात होता है कि साहित्यकार की कृति का मूल्य क्या है। परंपरा दाय के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती, उसे प्राप्त करने के लिए सचेष्ट प्रयत्न किया जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट है ये भी। और इसमें अगर देखते हैं तो हम बस ये इम्पोर्टेंट है, इनकी बुक है वो द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा नामक लेख का उद्देश्य है वो रोमांटिक संप्रदाय की व्यक्तिवादिता के बदले परंपरा का महत्व स्थापित करना। परंपरा के अंतर्गत ही व्यक्तिगत प्रज्ञा की सार्थकता प्रदर्शित करना, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। ये अभी हमने पढ़ा है, इम्पोर्टेंट है, तभी मैं बोल रही थी कि ये पहले आया हुआ है और यूजीसी नेट में ये भी रिपीट हुआ है। इसमें देखते हैं पलायन है तो ये हो जाएगा टी.एस. इलियट। आगे देखते हैं, समालोचनात्मक कृतियाँ देख लेते हैं। इनकी द सेक्रेट वुड है वो क्या कितने की है, 1920 की। ओमेज टू जॉन ड्राइडन है। एक है एलिजाबेथन एसेज, इंपॉर्टेंट है ये भी। द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड एसेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसेज एसेंट एंड मॉडर्न और नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट है। और इलियट के अनुसार कविता कवि व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं, उससे पलायन है, इम्पोर्टेंट है ये भी। और आगे है, इलियट का कहना है कि कविता का भाव निर्व्यक्तिक होता है, यानी कविता के भाव के लिए इन्होंने निर्व्यक्तिकता होना बताया है। कवि इस निर्व्यक्तिकता को तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक करणीय कर्म के प्रति अपने आपको पूरी तरह से समर्पित नहीं करता, यानी कि एक व्यक्ति का न रह के सभी व्यक्तियों को आपस में साझा उजाड़ना ही कवि की कविता का महत्व है। इलियट ने रुचि परिष्कार का आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना है। इलियट का मूर्त विधान भारतीय रस सिद्धांत का विभावन व्यापार है। आगे देखते हैं, रस ध्वनि किसे कहा गया है। इसमें पूछा है कि रस ध्वनि है वो किसे कहा गया, तो इसमें देख लेते हैं हम, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। और इसमें देखते हैं कि ये जो जितने भी ऑप्शन में दिए हैं लक्ष्य संलक्ष्य क्रम ध्वनि है वो ध्वनि संप्रदाय के ही ध्वनि के ही क्या उन्होंने भेद माने हैं। तो इसमें देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। अलक्ष्य क्रम ध्वनि है, क्रम व्यंग्य ध्वनि है, को रस ध्वनि ही कहा गया है। असंलक्ष्य क्रम ध्वनि है, उसको रस ध्वनि कहा गया है, जहाँ व्यंग्यार्थ विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग पर आधारित होता है, वहाँ क्या होती है, रस ध्वनि मानी जाती है। यानी कि सारे भाव आ जाएंगे, व्यंग्यार्थ अनुभाव और संचारी भाव, तो उसके संयोग से जो बनती है वहाँ क्या होती है, रस ध्वनि होती है। और रस ध्वनि को असंलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि भी कहा जाता है, क्योंकि ध्वनि भेदों की तुलना में इसमें वाच्यार्थ के अनंतर व्यंग्यार्थ की इतनी त्वरित होती है कि लक्षित नहीं होती। आनंदवर्धन ने स्वतंत्र काव्य तत्व स्वीकार न करके ध्वनि का एक भेद असंलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि मानना है, और इसी में रस भाव आदि को अंतर्भूत तथा रस की महत्ता को उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार की। यानी आनंदवर्धन ने कौन सी मानी है, असंलक्ष्य क्रम ध्वनि को ही रस ध्वनि मानना है। आगे देखते हैं, वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना, यानी जो वाच्यार्थ होता है वाक्य के अंदर वो वांछनीयता और उसका व्यंग्यनिष्ठ होना, तो फिर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए नंबर क्वेश्चन है, विविक्षात नव्य पर वाच्य ध्वनि, ये हो जाएगा पहला। और इसका डिटेल पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से बनते हैं, आगे के ध्वनि के जितने भी ये भेद माने हैं वो भी इम्पोर्टेंट है और इनके भी भेद पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं एक बार, वाच्य की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के इस भेद का विविक्षा तन्य परवाच्य ध्वनि की विशेषता है। आचार्य आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि के दो भेद किए हैं, लक्षणामूला ध्वनि और अभिधामूला ध्वनि, इनका दूसरा नाम है, ये भी ध्यान रखना है। यानी लक्षणामूला और अभिधामूला, इनके भी आगे भेद हैं। ध्वनि के भेदों और उपभेदों की तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं।
सबसे पहले हो जाएंगे ध्वनि के भेद में। दो भेद है मूल तरीके से, लक्षणामूल और अभिधामूल। और फिर आगे इनके दो दो भेद किए हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कर वाच्य ध्वनि, और संलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। इंपॉर्टेंट है ये सारे। आगे देखते हैं, जहाँ व्यंग्यार्थ के पूर्व मुख्यार्थ है वो विद्यमान रहता है, यानी व्यंग्यार्थ से पहले मुख्यार्थ है वो वहाँ पे विद्यमान रहता है, अर्थात मुख्यार्थ बोध नहीं रहता। फिर तो यानी व्यंग्यार्थ है वो क्या हो जाता है, मुख्य हो जाता है, जिससे लक्ष्यार्थ के ग्रहण की आवश्यकता पड़े वहाँ क्या होती है, अभिधा मूला लक्षणा ध्वनि होती है। कुंतक ने, नेक्स्ट देखते हैं 96 क्वेश्चन है, कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है। कुंतक ने पूछा है कि अलंकारों का विधान है वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है, तो ये हो जाएगा वाक्य वक्रता। यानी अलंकारों का पूछा है तो अलंकारों का हो जाएगा तो किसके साथ में, वाक्य वक्रता के साथ में। इनके 6 भेद किए उन्होंने, तो 6 के 6 भी अभी पेपर में रिपीट होते हैं, और 6 की अभी डिटेल पूछे जाने लगी है कि कौन से के अंदर कौन सा आता है, पद प्रार्थ के अंदर पद आएंगे या फिर प्रकरण आएगा, ऐसे सारे पूछे जाते हैं। एक बार देख लेते हैं इसके। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता के भेद के अंतर्गत किया है। अलंकारों का पूछा है तो किस में आ जाएगा, वाक्य वक्रता के भेद के अंतर्गत। भामह ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना था, किंतु कुंतक ने वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित कर काव्य के समस्त अंगों को इसमें समाविष्ट कर लिया था। भामह ने सबसे पहले वक्रोक्ति को क्या माना है, अलंकार माना है, लेकिन कुंतक ने इसको क्या कर दिया, एक सिद्धांत बनाया है। आगे चलते हैं। कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है, ये पता है हमें। और कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति केवल वाक् चातुर्य यानी चमत्कारी नहीं है, बल्कि वह कवि व्यापारथ या कवि कौशल है। इन्होंने आगे 6 भेद बताए हैं, ये हैं वाक्य विन्यास वक्रता, और साइड कर देते मैं इनको, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद प्रार्ध वक्रता, और वाक्य वक्रता, और प्रकरण वक्रता, और प्रबंध वक्रता। ठीक है, ये 6 के 6 भेद है, ये इंपॉर्टेंट है और एक बार देख भी लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। इसमें है 97 क्वेश्चन है, कौन से आचार्य वक्रोक्ति का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते। ये बोला है कि कौन से आचार्य हैं जो वक्रोक्ति को अलंकार का मूल नहीं मानते, बल्कि उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते। इसी कारण हेतु, सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते। तो ये हो जाएगा बी, यानी भामह। ये मानते हैं कि उन्होंने, आगे इसके डिटेल पढ़ते हैं तो पता लगेगा कि इन्होंने मूल का, इनको क्या नहीं मानना है, अलंकार को मूल मानकर, बल्कि उसके अलंकार की कल्पना नहीं करते। इसी कारण हेतु, सूक्ष्म, लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करने। भामह ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना था और कहा कि जिस प्रकार स्त्री का मुख, सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं था, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित न होती। और इनका ये वाक्य है, इंपॉर्टेंट है ये, न कांतामपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम। भामह ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बताते हुए इसे अलंकारों का एकमात्र आश्रय मानना है। मतलब कि इन्होंने अलंकार माना है, लेकिन सब अलंकारों के अंदर इनको आश्रित बताया है। भामह ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की थी, और दंडी ने काव्य की शोभा करने वाले सभी धर्मों को अलंकार माना, और इनका कथन भी है ये, काव्य शोभाक्रान धर्मान अलंकारान प्रक्षति। रीतिवादी आचार्य वामन ने दंडी का विरोध करते हुए कहा है कि गुण काव्य के शोभा कारण धर्म है और अलंकार उसके वर्धक है। काव्य शोभाया कर्तारौ धर्मागुणा में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, सबकी कोटेशन है वो सबकी सब इम्पोर्टेंट है। आगे है 98 क्वेश्चन है, निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत है वो किस आचार्य का है। साधारणीकरण सिद्धांत पूछा है तो हो जाएगा भट्टनायक का। और आगे इसमें डिटेल देख लेते हैं।
साधारणीकरण का इनको प्रवर्तक मानना है। सबसे पहले इन्होंने वर्तमान के रसूत्र साधारणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और आगे देखते हैं कि भट्टनायक ने क्या कहा है कि साधारणीकरण को क्या क्या निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। तो ये हो जाएगा विभावादि का साधारणीकरण इंपॉर्टेंट है। जो इन्होंने माने हैं वो साधारणीकरण को जिस ढंग से प्रस्तुत किया है, जो कोटेशन दी है उसके हिसाब से जिस भाव के कारण इन्होंने माने हैं वो भाव क्या है परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। भट्टनायक ने क्या कहा है कि विभाव आदि के कारण क्या होता है साधारणीकरण होता है। लेकिन अभिनव गुप्त ने बोला है कि सहृदय के कारण, यानी दोनों के हृदय के कारण सहृदय होना, दोनों का एक जैसा सोचना क्या हो जाता है साधारणीकरण होता है। विश्वनाथ ने माना है कि विभाव आदि का अपने पराई आश्रय और सहृदय, यानी दोनों मान लिए इन्होंने, आश्रय और सहृदय का भावना से मुक्त होना क्या कहलाता है साधारणीकरण कहलाता है। रामचंद्र शुक्ल ने आलम्बनतव धर्म का साधारणीकरण होता है ये बोला है। इम्पोर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल का भी। और आगे देखते हैं, मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, यानी मुख्य अर्थ है और उससे अलग अर्थ बता रही है, तो उससे कुछ संबंध अर्थ बताने वाली शक्ति को क्या कहते हैं लक्षण। यानी मुख्य अर्थ यहाँ पे क्या है, मुख्य अर्थ नहीं है बल्कि उससे अलग अर्थ बता रही है, तो वो क्या हो जाएगा लक्षण, यानी उसका अलग से लक्षण बता रही है, ना कि व्यंग्य कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा लक्षण हो जाएगा। मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए, यानी मुख्य अर्थ नहीं है और उससे संबंध अर्थ प्रकट करने वाली, उसके साथ में ही उसका अर्थ बता रही है, यानी काली गाय ये कह देते हैं। तो गाय तो है लेकिन गाय के संबंध में क्या कहा जा रहा है काली है, तो ये क्या हो जाएगा लक्षणा है, या फिर इसका लक्षण है। एक हिसाब से अगर आप ये देखते हैं तो ये इसका लक्षण बताती है, तो वो कौन सी आ जाएगी लक्षणा ध्वनि। आगे देखते लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। शब्द या शब्द समूह में जो अर्थ छिपा होता है उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम क्या है शब्द शक्ति। और शब्द शक्तियों के 3 भेद है, ये अभेदा, मूला और लक्षणा। आगे देखते हैं, अभिधा, मूला, लक्षण, या अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये शब्द शक्ति हो जाएंगी तीनों। वाच्यार्थ पद, मुख्य वाच्यार्थ पद कौन सी हो जाएगी अभिधा। और लक्ष्य को देखकर जो आधारित शक्ति है वो क्या हो जाएगी लक्षणा, लेकिन अलग से अन्य जो अर्थ दे रही है तो वो क्या हो जाएगा व्यंग्यार्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है बता दिए इसमें डिटेल में। मुख्य अर्थ को बाधित कर परंपरा या लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाए तो उसे क्या कहते हैं लक्षणा कहते हैं। आगे देखते हैं, इसमें मैं सुकुमारी नाथ वन जोकूं तुम्ही उचित तप मोक है बोकूं। क्या पूछा है कि इसमें पूछा है कि कौन सी शब्द शक्ति है, तो ये हो जाएगा आर्थी व्यंजना। ये भी इनके भेद हैं, तो एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं। मैं सुकुमारी नाथ वन जोकूं तुम्ही उचित तप मोक है भोगूं। तो इसमें बताया है कि जो व्यंजना शक्ति है उसके ही क्या भेद है, ये आर्थी और शाब्दी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना है उसमें क्या जाएगा शब्द विशेष के कारण उत्पन्न होती है, जहाँ व्यंजना शब्द विशेष के कारण उत्पन्न होती है वहाँ क्या हो जाएगी शाब्दी व्यंजना। और आर्थी व्यंजना है जहाँ शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होती है, तो उसे क्या कहा जाएगा आर्थी व्यंजना। दोनों को ही देख के पता लग रहा है कि एक शाब्दी व्यंजना एक आर्थी व्यंजना। शब्द के कारण क्या हो जाएगा व्यंग्य उत्पन्न हो तो क्या हो जाएगा शाब्दी, और शब्द का न होकर अर्थ पर आधारित हो तो उससे क्या हो जाएगा आर्थी व्यंजना। ये क्या बोला यहाँ पे, ये 2 प्रकार आर्थी है वो आगे 2 प्रकार की हैं, अभिधा मूलक और लक्षणा मूलक आर्थी व्यंजना। आगे है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना है कोई। तो ये तो देखते ही पता लग रहा है कि ये क्या है व्यंजना इन्होंने बोला है, लेकिन इनका ये एक प्रकार से इन्होंने मानवीकरण करके और किसके बारे में बताया है आत्मा परमात्मा या फिर मनुष्य जीवन के बारे में संबोधित किया है, न कि इन्होंने इसका उदाहरण देके इसके ही अर्थ को प्रकट किया है। तो इस पर देख लेते हैं कि ये कौन सा हो जाएगा व्यंजना हो जाएगी, यानी कि अलग से ही अर्थ लेकर ये स्टार्टिंग से ही चला है। इसमें देख लेते हैं एक बार कि यह दोहा क्या है, इसका है कबीरदास की। इस दोहे में व्यंजना क्या है शब्द शक्ति है, और शब्द शक्ति है वो क्या है अलग से ही अर्थ प्रकट करती है, भिन्न अर्थ प्रकट करेगी। मुख्य या लक्ष्य अर्थ को छोड़ करके भिन्न अर्थ प्रतीत हो तो उसे क्या कहते हैं व्यंजना। आगे देखते हैं,
अभिधा है वो क्या है, सीधा ही अर्थ क्या होगा उनका पता लगेगा। जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ अभिधा शक्ति होती है। जैसे राम जाता है, यहाँ पे सीधा पता लग रहा है कि राम क्या है, जा रहा है, ना इसमें कोई व्यंग्य है ना कोई लक्ष्यार्थ है, तो ये हो जाएगा राम जाता है। और लक्षणा क्या हो जाएगा, गंगा में गांव है, यानी गंगा क्या है, गंगा पे कहाँ है, गांव है, तो ये हो जाएगा लक्षणा। और अगर व्यंजना की बात की जाए तो वो बता दिया कि वह उसमें क्या होता है, व्यंग्य है। ठीक है, वो ऐसे बोलते हैं कि वह तो बड़ी गाय है, वह तो बिल्कुल गाय है, तो वो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए क्या बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल ही बोली है या अच्छी है, तो उसके बारे में क्या बोला जाएगा, वह तो बिल्कुल गाय है। तो गाय की तरह क्या है, वो सीधी सादी या बोली है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, व्यंजना हो जाएगी या फिर व्यंग्य हो जाएगा। तो वो कौन सी हो जाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।